भारत एक ऐसा देश जो दुनिया से आगे रहने की चाह रखता हो, फिर चाहे वो सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर ऐसे स्पेस मिशन कंडक्ट करना हो जिसका बजट हॉलीवुड मूवीज के 1/3 होता है या फिर किसी बॉलीवुड की घटिया मूवी के बराबर होता है। ऐसे में हर भारतीय को प्राइमरी नॉलेज होनी चाहिए अपने देश के बारे में बॉलीवुड मूवीज देखने से पहले। हम यहाँ पे बात करेंगे भारत का 3rd मून मिशन जो कि है चंद्रयान 3, जो एक फॉलो ऑन मिशन है चंद्रयान 2 के बाद, क्योंकि चंद्रयान 2 फेल हो चुका था। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों ये मिशन भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और क्या इसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होगा। Here we have a majestic liftoff of LTM-3M आसमान को चीरते हुए ऑपरेटेड of hyperbolic साल 2008 जब इंडिया ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, तब हमारे प्रोब ने कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए थे मून के सरफेस पे। जनरली अगर देखा जाए तो पानी के 3 स्टेट होते हैं, लिक्विड जो कि पानी नॉर्मल फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड जो कि आइस की फॉर्म में पाया जाता है, और है गैस जो कि एक वाटर वेपर की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन मून पे लिक्विड फॉर्म में पानी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आइए जानते हैं क्यों। देखिए, मून में किसी भी प्रकार का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिसकी वजह से मून की सतह बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है सन के एक्सपोजर में आने से, जिसका टेम्परेचर जाता है 127 डिग्री सेल्सियस तक। और हमको पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस के आगे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिट करेगा फिर भी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से। अब मून के आधे हिस्से में सन की रेस पहुंच नहीं पाती है, तो वहाँ पे होता है काला अंधेरा और वहाँ का टेम्परेचर जाता है -173 डिग्री सेल्सियस तक। अब इतना कम टेम्परेचर होने की वजह से जो भी वाटर होगा वो आइस की फॉर्म में हो जाएगा। चंद्रयान 1 जो हमारा पहला मून मिशन था, उसमें हमारे प्रोब की एक क्रैश लैंडिंग करवाई गई थी, जिसमें एक प्रोब को इम्पैक्ट करवाया जाता है सतह के साथ, जिसके बाद वो सेंसर्स वहाँ का एरिया स्टडी करते हैं। इसके बाद ऑन डेट 22 जुलाई 2019 को हमने लॉन्च किया चंद्रयान 2, जो कि एक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था ऑन लूनर साउथ पोल, जिसके बाद हम 4th कंट्री बन जाते हैं एक सॉफ्ट लैंडिंग करने में। दोस्तों, अभी तक 3 ही देश है जो कि कामयाब रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में, रशिया, चाइना और अमेरिका। और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो 4था देश बन जाता, लेकिन एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से वो हमारा सपना अधूरा रह गया और चंद्रयान 2 क्रैश कर गया। और आज वो अधूरा सपना साकार होने की बॉर्डर पे है 2023 में। बट अच्छी बात यह है कि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर था वो आज भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। मून का डिस्टेंस जितना नज़दीक S23 अल्ट्रा में दिखाया जाता है वो उतना है नहीं। मून का डिस्टेंस अर्थ से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, जो कि चंद्रयान 3 को ट्रैवल करने में करीबन 1.5 महीने लग जाएंगे। और चंद्रयान 3 की लैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23 अगस्त 2023 को। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए। किसी भी लैंडर को मार्स पे लैंड करवाना इजी है जब कंपेयर करें हम मून के साथ। अब जैसा कि मैंने बताया कि मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसकी वजह से कोई फ्रिक्शन पैदा नहीं हो पाता लैंडिंग के टाइम। अगर यही सिचुएशन हम मार्स पे ले ले तो मार्स पे अपना एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से हम पैराशूट खोल के थ्रस्टर्स की ताकत को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती है। बट वहीं अगर केस हम मून पे ले लें तो थ्रस्टर्स को 10 गुना ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी अपनी स्पीड को स्लो डाउन करने में, ताकि वो मून पे लैंड हो पाए। चलिए जानते हैं कि चंद्रयान 3 में ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट्स है जिसकी वजह से जो चंद्रयान 2 में भारत को फेस करना पड़ा वो इस बार ना करना पड़े। चंद्रयान 3 में इस बार रॉकेट में सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा गया है, क्योंकि ऑर्बिटर अभी भी चंद्रयान 2 का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो अच्छे वर्किंग कंडीशन में है। इस बार लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। यहाँ पे चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद अर्थ की ऑर्बिट पे 5 बार घूमेगा और फिर स्लिंग शॉट की तरह मून की तरफ लॉन्च हो जाएगा। इससे फ्यूल की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है, जो कि यूज़ किया जाएगा लैंडिंग के टाइम पे। ये सेम फिनोमिना है जो कि पत्थर को रस्सी के साथ जोड़ के उसको घुमाया जाता है। रोवर में लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, यानी लिप्स, जो हेल्प करेगा मून की सॉइल को स्टडी करने में। और इसी के साथ राम्पा पेलोड है, जो कि आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स में होते हुए चेंज को मॉनिटर करेगा। रोवर में अल्फा पार्टिकल्स एक्स स्पेक्ट्रोस्कोप है, जो कि हेल्प करेगा मिनरल्स को डिस्कवर करने में, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। इसके साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड में है शेप, जो कि हमें हेल्प करेगा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करने में जिसमें लाइफ पॉसिबल हो।
इसके साथ यहाँ पे लैंडर पेलोड पे है 6 STE, जो कि हमें हेल्प करेगा मून की थर्मल प्रॉपर्टीज को जानने में। भारत एक उभरता हुआ देश है, यानी कि एमर्जिंग नेशन, जिसकी वजह से स्पेस मिशंस हमको हेल्प करते हैं इस चीज़ को डेवलप करने में। साल 2014 जब हमने अपना मंगलयान लॉन्च किया था, तब न्यूयॉर्क टाइम्स पे एक फोटो आई थी जिसमें भारत देश का मजाक उड़ाया गया था उसके स्पेस एक प्रोग्राम का बजट को लेके। और आज वही शौक में रहते कि इंडिया कैसे उनके हॉलीवुड मूवी के 1/3 बजट पे स्पेस मिशंस करवा रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत को कभी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा दूसरे देशों पे अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने के लिए। और देखा जाए तो इंडिया की स्पेस जर्नी खुद में ही एक इंस्पिरेशन है। साइकिल और बैलगाड़ी से लेके आज खुद का एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होना खुद में ही एक काबिलियत तारीफ है। नंबर 3, कई लोगों ने चंद्रयान 2 के लॉन्च के टाइम ऐसे ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि चंद्रयान 2 लॉन्च करना एक वेस्टेज ऑफ मनी है, इससे अच्छा ये है कि इंडिया में जो चलते इश्यूज है रनिंग मैटर्स पे ज़्यादा ध्यान देना इम्पोर्टेंट समझा। और उनका मानना था कि स्पेस पे जाना, डेटा कलेक्ट करना इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। तो चलिए जानते हैं डेटा के माध्यम से कि क्या ये सच है। हर साल 12,000 से 13,000 करोड़ इसरो पे खर्च करता है, यानी कि स्पेस एंड रिसर्च प्रोग्राम्स में वो इतना पैसा लगाता है, जो कि अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर का बजट और एजुकेशन के बजट से बहुत ही ज्यादा कम है। इसी के साथ इसरो अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के अलावा फॉरेन सैटेलाइट्स भी लॉन्च करवाता है दूसरे देशों की, जिससे उनको रेवेन्यू आता है। तो चलिए देखते हैं कि कितना रेवेन्यू आता है। तो डेटा के अनुसार इसरो अर्न करता है $279 मिलियन फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने के बाद। और सारा डेटा आपको इसरो की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि किस किस कंट्री के लिए हमने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाई है। तो इस वीडियो का मोटिव यह है कि हर इंडियन को पता होना चाहिए अपने देश के बारे में कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉन्ट्रीब्यूट अस बाय प्रेसिंग दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि हम और 4 लोगों तक पहुंच पाए।